अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्मा शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा रहा। स्वागत में है रोशन, आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आप आए उल्लास आया, जैसे कोई मधुमास आया। आपके स्वागत में यह बेला आई 16 श्रृंगार किए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, आँखों में सुनहरे सपनों के दिए। स्वागत में है रोशन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। हुए आपके जब दर्शन, महक उठे श्रद्धा के सुमन। श्रद्धा के यह सुमन समर्पित आपको, आप इन्हें लीजिए। स्वागत में है रोशन आपके लिए, स्वागत में है रोशन। ओम शांति। सुमन बहन, ओम शांति। आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम आज की इस सभा में। आज हम आपका अनुभव सुनेंगे। तो स्वागत में तो रोशन है ही है, लेकिन बहुत सारी बातें भी रोशन हो रही थी। प्यारे साथियों, आप सभी सुमन बहन को जानते ही है, फिर भी एक औपचारिकता हेतु बता रहा हूँ। सुमन बहन, आप मधुबन निवासी, खासकर ज्ञान सरोवर निवासी है, और आप कितने ही सालों से आप अपनी सेवाएं ज्ञान सरोवर में प्रदान कर रहे हैं। जहाँ तक मैं मेरी बात करूं सुमन बहन, तो मैं आपको पर्सनली 96 से जानता हूं। भले आप मुझे इतना नहीं जानते, तो मैं 95 से आपको जानता हूं। और मुझे वो 95 का ज्ञान सरोवर का यूथ विंग की कॉन्फ्रेंस याद आती है। और उस यूथ विंग की कॉन्फ्रेंस में एक कुमारी थी, और एकदम फुर्तीली का स्टेज पर दौड़ा भागी, सारे कार्यक्रम में पूरा सहयोग देने वाली एक व्यक्ति थी, जिसका मैं नाम नहीं जानता था, और उसका नाम था सुमन बहन। तो 95 से मैं सुमन बहन को जानता हूँ, और वो 95 में जितनी आप एक्टिव थी, उतनी ही आज भी एक्टिव मैं आपको देख रहा हूँ, पा रहा हूँ। तो इसका राज भी हम आप आज से सुनेंगे, जानेंगे। और जो भी आज आपके दादियों के साथ के अनुभव है, बाबा के साथ के है, और कैसे आप इस ईश्वरीय ज्ञान में आए, ये सारी बात हम आपसे सुनना चाहेंगे। तो कहेंगे आज हम यथार्थ रीति 1 घंटे में आपको पहचानेंगे। जानते तो थे, लेकिन यथार्थ पहचान आज होने वाली है 1 घंटे के दरमियान। तो साथ साथ सुभाष भाई का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सुमन बहन, सुभाष भाई का इस कार्यक्रम में बहुत सहयोग रहा है। जहाँ से अच्छे अच्छे वीआईपी मिल जाए वो ढूंढते रहते हैं, जैसे बाबा अपने रत्नों को ढूंढ निकालते हैं, ऐसे ही हमारे सुभाष भाई भी बहुत उमंग रखते हैं इस कार्यक्रम की सफलता के लिए। तो सुभाष भाई का भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं कहूँगा सुभाष भाई, आप भी 2 शब्द सुमन बहन की विशेषता के बारे में कहे, फिर सुमन बहन शुरू करे। सुभाष भाई। ओम शांति। सुमन बहन का हम वेलकम करते हैं हमारे घर में। मैं समझता हूँ सुमन बहन और हम साथ साथ ही मधुबन में आए हैं, और मैं 1986 से समर्पित हुआ, और सुमन बहन भी वही लगभग 92 2-4 साल का फर्क है। तो हम लोग छोटे छोटे थे बच्चे जैसे, तो खेल पाल, डांस, गाना ये सब बहुत करते रहते थे। तो चलते 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 देखो यहाँ तक पहुंचे। और वर्तमान समय सुमन बहन जो हमारे एजुकेशन विंग की काफी एक्टिव, मतलब जो कोऑर्डिनेटर के रूप में जो यहाँ हेडक्वार्टर के यहाँ से सारा कार्य करते हैं।
तो सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन जो जो बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस होते हैं इंटरनेशनल, और दादियों के बड़े प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे जानकी दादी का प्रोग्राम हुआ 100 ईयर का जो हो मनाया था, वो बहुत ही जबरदस्त प्रोग्राम था। और पूरा स्टेज का डेकोरेशन इनके हाथ में होता है, और पूरे रात रात जग के मतलब प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए उनका बहुत ही सहयोग रहता है, क्योंकि एक इंसान तो कुछ कर नहीं सकता, जैसे मृत्युंजय भाई है, लेकिन उनके सारे जो भुजा है, तो हम लोग बिल्कुल डाइनिंग के रूप में जाते हैं, सुमन बेन स्टेज के रूप में, सब मिलके। तो वो हमारा जीवन का सबसे बड़ा प्रोग्राम था, जो ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो दादी जी का 100 ईयर मनाया था। और बहुत बड़े बड़े वीआईपी उनको अटेंड करना, उनकी सेवा करना, उनको खिलाना पिलाना। तो ये तो अभी तक, और वर्तमान समय सुमन बेन बहुत ही अच्छी सेवा करी है। वो जो हमारी भट्टियां चल रही है ज्ञान सरोवर में, पहली बार बाबा के बच्चों की इतनी सुंदर खूबसूरत भट्टियां हो रही है, अलग अलग अनुभव सब लोग करके जाते समय उनके आंखों में आंसू आ जाते कि ये सचमुच इतना हम भरपूर होके गए। तो ये सारा बैकग्राउंड में सामने आजू बाजू सबको तैयारी करना, मिलना जुलना, और ये सारा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज व्यवस्थित करना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इससे दुआएं भी बहुत मिलती है। तो हमें बहुत खुशी है कि आज प्रैक्टिकल हम आजू बाजू में कहीं नजदीक है, लेकिन देखो ऐसा लगता है दूर से कहीं से हम मिल रहे करके। तो सुमन बेन उनके तरफ से है ही स्वागत, हमारे तरफ से है। और आप आज सुनेंगे बहुत अच्छी अच्छी बातें। और आप ये जरूर सुनाना कि भगवान को आप पत्र कैसे लिखते, लास्ट में जब मेडिटेशन करेंगे ना, लास्ट में, तो वो 5 मिनट आप सभी को वो उसी में उड़ा देना बाबा के साथ, वो बहुत ही अच्छा कराते हैं। वाह तो मैं सोचता हूँ कि सुमन बहन अपना अनुभव शुरू करे। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा। थैंक यू सुभाष भाई, बहुत अच्छी बातें आपने सुनाई, और लेटर की बात भी अच्छी आपने रख दी ताकि वो मिस ना होवे। बहुत अच्छा। सुमन बहन, अभी हम ज्यादा समय ना लेके आपको सुने, तो प्लीज आप शुरू करें। ओम शांति। आप सबसे मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। कुछ दिन पहले भाई साहब से मिलना हुआ और कहा कि ऐसे सब प्रोग्राम हो रहा है, तो फिर जरूर आप आना। इस प्रोग्राम के बारे में सुन करके बहुत अच्छा लगा। मुझे बताया गया है कि लॉकडाउन से लेकर के कितने दिन हो गए होंगे, अभी कितने मास हो गए होंगे इस प्रोग्राम को चलते हो। कितने मास? 1 साल? 1 साल होने गए। 1 साल से ज्यादा हो गया। 1 साल से ज्यादा हो गया? क्या बात है। मैक्सिमम विदेशी इसमें आए हैं। दुनिया का कोई देश लगभग बाकी नहीं रहा है जहां भी बाबा की सेवाएं चलती है। तो ये भी एक अनूठा अपने आप में रिकॉर्ड हुआ है। और रिकॉर्ड हुआ ये भी बताऊं कि ये प्रोग्राम जो चला है इसमें वास्तव में डायरेक्शन अव्यक्त बाप दादा का रहा। एक बारी हमारे डॉक्टर जयंत भाई ने अव्यक्त बाप दादा को पूछा था कि बाबा पुरुषार्थ को तीव्र करने के लिए क्या करें, तो बाबा ने कहा अनुभव सुनो और सुनाओ। तो जिस दिन से लॉकडाउन शुरू हुआ उस दिन से हमने अनुभव की ये सीरीज शुरू की। और आपको एक और अच्छी बात सुना दूं, ये शुरुआत जो हुई वो भी ज्ञान सरोवर से हुई है। पहला जो अनुभव सुनाया वो दयाल भाई ने सुनाया, और बात तक चल रहा है। तो मैं ऐसा और मैं दयाल भाई के कमरे से बोल रहा हूँ। अच्छा ओके, तो दयाल भाई को ये बात पता है, पहले भी उन्होंने शुरू किया और आज तक चल रहा है। तो ये देन ज्ञान सरोवर की ही है। तो भले आप शुरू करें। ठीक। इतने लंबे काल से प्रोग्राम चलाना ये भी बहुत बड़ी बात है। और इतने लंबे काल से आप लोग इतने रुचि से, उमंग उत्साह से सबका सुन रहे हैं, वो भी बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे भी आज आप सबसे के साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा। खास मुझे बताया गया कि हर स्पीकर जो यहाँ आते हैं तो अनुभव सुनाते हैं, तो मुझे भी अनुभव सुनाने के लिए कहा गया कि कैसे ज्ञान में आए और दादियों का के साथ का अनुभव क्या रहा। मैं जब 5 साल की थी
बहुत छोटे बच्चे थे, तब से लेकर के बाबा का परिचय हुआ, क्योंकि मम्मी पापा ज्ञान में आए तब, और नया नया बैंगलोर के नजदीक एक और छोटा सा शहर है भद्रावती, तो वहाँ पापा वहाँ काम करते थे, तो वहाँ एक नया नया एग्जीबिशन लगा, और उस जमाने में ऐसे ही सेवा होती थी, अगर कोई भी शहर में कोई भी गांव में सेंटर खोलना है तो एग्जीबिशन लगता था कुछ दिन, फिर शिविर होते थे, फिर उसके बाद जब लोग मना बीके बस कोर्स लेते थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे सेंटर के लिए जिक्र करते थे तो सेंटर खुल जाता था। तो ऐसे ही मेरे पेरेंट्स भी पहले पहले उन्होंने कोर्स किया, फिर बहुत रुचि हुई उनको ज्ञान में, क्योंकि मम्मी पापा दोनों बहुत ही शिव भक्त थे, तो इसीलिए उनको बहुत ही इजी लगा शिव बाबा को परमात्मा मानना, और बहुत ही इजीली जैसे बना बनाया बीके जैसे बन गए, और सहज सेंटर भी उसके कारण से फिर खुल गया, और इसके कारण से फिर मम्मी पापा जब भी ज्ञान सेंटर पे जाते थे तो मुझे भी लेके जाते थे। हम 3 भाई बहन हैं, एक बहन है, बीच वाला भाई है, और फिर मैं सबसे छोटी हूँ, और उन दोनों मेरे भाई और बहन थोड़े बड़े थे, तो उनका स्टडीज होती थी, स्कूल के बाद होमवर्क करना होता था, तो इसलिए उनको घर में रख करके मुझे सिर्फ सेंटर पे लेके जाते थे, तो क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, तो एक तब से लेकर के एक प्रकार से रुचि बैठ गई थी। जब भी मैं लाल लाइट देखती थी, जब भी लोग मेडिटेशन में बैठे हुए देखती थी, मैं भी चुपचाप जाकर के मम्मी के बाजू में बैठ जाती थी। यूजुअली जब वो इतने छोटे बच्चे होते हैं तो शांति से नहीं बैठते हैं, उधम मचाते, पूरे कमरे में घूमते हैं, करते हैं, उधम मचाते हैं, शोर मचाते हैं, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं थी। और मेडिटेशन चल रहा है तो चुपचाप मम्मी के पास जाकर के बैठ जाती थी, मैं भी शांति से बैठ जाती थी। वो योग करना क्या है वो पता नहीं होता था, लेकिन अच्छा लगता था कि दीदी वहां गद्दी पर बैठ करके दृष्टि दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, समझ तो कुछ आता नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा लगता था। एक खींच होती थी मेडिटेशन के लिए। तो उन दिनों में भट्टियां बहुत होती थी, क्योंकि आदि में इतने मतलब दिन भर वीकेंड्स में दिन भर संडे सुबह से शाम तक भट्टियां होती थी, तो फिर मम्मी पापा भी जाते थे, मुझे भी लेके जाते थे, तो वो गद्दी जो है वो खाली नहीं रखते थे, और कोई नहीं होते तो फिर मुझे उठा करके बिठा देते थे गद्दी पर, तुम दृष्टि देते बैठो, भले तुमको योग योग इतना करना नहीं आता, लेकिन फिर पवित्र आत्मा की दृष्टि करके फिर वो मुझे इतना मजा आने लगा। फिर मेरे दीदी ने, जो सेंटर दीदी ने, बहुत सिंपल वर्ड्स में योग क्या है, कैसे करना है, तो वो सिर्फ ये बोलो, बाबा 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 तुम्हारे पिता है, तो 2-4 शब्द उन्होंने मुझे सिखाया, तो उसको रटती थी। वो तो फिर वो मुझे लगता है कि वो फाउंडेशन बन गया मेरे जिंदगी का। और फिर जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, स्कूल में गई, फिर इतना ज्यादा नहीं रहा, ठीक है सेंटर है, ज्ञान है, बाबा है, ये था। लेकिन जब मैं 12 साल की थी, 7th स्टैंडर्ड, मुझे लगता है कि 7th स्टैंडर्ड का फाइनल एग्जाम पूरा करके समर हॉलीडेज में फिर बाबा से मिलने के लिए आए थे। उस समय बाबा अप्रैल मई तक भी आते थे, तो अप्रैल का जो टर्म था, एग्जाम्स मार्च में पूरा हो गया था, तो अप्रैल का जो टर्न था तो उसमें हम बाबा से मिलने के लिए आए थे पहली बार, क्योंकि उन दिनों में बच्चों को बाबा से मिलने के लिए अलाउ नहीं करते थे। लेकिन जैसे ही थोड़े से बड़े हो गए, 12 साल की हुई, तो फिर मुझे परमिशन मिला बाबा से मिलने के लिए मधुबन आने के लिए। तो फिर परिवार सहित मेरे तीनों भाई बहन, मम्मी पापा, सब, मम्मी पापा तो हर साल तो आते ही थे मधुबन में, लेकिन फिर हम लोगों को पहली बार मधुबन लाए। जो जैसे ही अकोमोडेशन लेकर के जैसे आंगन में प्रवेश किया, आंगन में प्रवेश करते ही, पांडव भवन था ना उस टाइम पे, 83 की बात है, पांडव भवन था, तो पांडव भवन के आंगन में जैसे ही प्रवेश किया, जैसे गूस पिंपल्स आने शुरू हो गया, जैसे कि ये मेरा घर है, मैं यहाँ आई हूँ,
ये माना जैसे स्मृतियां जैसे पुनः आ जाए, और जैसे बहुत चाहना जो होती है कि मुझे घर पहुंचना है, घर पहुंचना है, तो ऐसी खींच जो होती थी कि हाँ, हाँ मैं अपने घर में पहुंच गई, जैसे सुकून, जैसे जिस घर के लिए मैं ढूंढ रही थी, जितने मतलब बेचैन थी, तो वो ऐसे घर में मैं पहुंच गई, अपने घर में पहुंच गई। तो इतना जैसे बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे-जैसे रहने लगे, फिर मधुबन निवासियों को देखती थी, और भाषा इतना नहीं आता था हिंदी, क्योंकि बैंगलोर में कन्नड़ा ज़्यादा हम बोलते थे और इंग्लिश बोलते हैं। हमारे स्कूल सब इंग्लिश मीडियम का होता था। तो इसके कारण से हिंदी ज़्यादा नहीं समझ में आता था। फिर भी थोड़ा बहुत स्कूल में एक सब्जेक्ट था हिंदी, तो इसलिए थोड़ा बहुत, और उन दिनों में टीवी भी ज़्यादा नहीं था। तो तो इसके कारण से फिर हिंदी भाषा इतना नहीं आता था। लेकिन थोड़ा बहुत टूटी-फूटी हिंदी जानते थे। तो मधुबन निवासियों को देखते थे, उनके जीवन को देखते थे, उनका चलना-फिरना देखते थे। लगता था कि मुझे भी ऐसा बनना है। मैं भी ना एक दिन, मेरी ज़िंदगी भी ऐसी होनी चाहिए। तो अंदर से जैसे प्रेरणा होती थी, अंदर से जैसे खींच होती थी। तो फिर जैसे फिर बड़े हुए, फिर यूनिवर्सिटी गए, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग किया। फिर करते-करते फिर से जैसे खींच फिर से शुरू हुआ। उन दिनों में यूनिवर्सिटी में जब माने पढ़ाई करते थे, तो उन दिनों में थोड़ा ज़्यादा मुझे छुट्टियाँ मिलती थी, क्योंकि उस टाइम पे हमको एनुअल एग्ज़ाम होता था। सेमेस्टर सिस्टम्स नहीं था। एनुअल सिस्टम होने के कारण से फिर जो हाफ ईयरली सप्लीमेंट्स होते थे, एग्ज़ाम्स, उस टाइम पे मेरा कोई पेपर्स नहीं होता था, तो इसके कारण से 1 डेढ़ महीना मुझे छुट्टियाँ मिल जाती थी। तो वो जब भी छुट्टियाँ होती, तो मैं मधुबन आ जाती। चाहे वो माना बाबा भी का सीज़न भी नहीं चल रहा होगा, जैसे जून-जुलाई में मुझे छुट्टियाँ मिलती थी, तो उस टाइम पे मैं आ जाती थी मधुबन में। तो जैसे वो भी एक प्रकार से फाउंडेशन हुआ, कि मधुबन के नज़दीक आने का, मधुबन निवासी और दादियों के नज़दीक आने का बहुत सुंदर मौका मिला। और करते-करते फिर से ये लगने लगा कि नहीं, मुझे अपने जीवन को समर्पित करना है। भले ही इंजीनियरिंग किया, लेकिन फिर ये नहीं था कि मुझे 4 साल ये उसके बाद, डिग्री के बाद मुझे नौकरी करना है, कैंपस इंटरव्यूज़, एक भी कैंपस इंटरव्यूज़ मैंने अटेंड नहीं किया, और कहीं भी अप्लाई भी नहीं करना किया कि मुझे नौकरी करना है। और उन दिनों में ये फैशन था, अभी भी तो वो फैशन है, लेकिन उन दिनों में तो थोड़ा ज़्यादा था कि ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स थे, वो यूएस जाते थे हायर स्टडीज़ के लिए। जीआरई और टोफल लिखते थे एग्ज़ाम्स। तो वो सारा प्लान होता था हम लोगों का। मेरा ऐसा कुछ भी प्रोफेशनल प्लान कुछ नहीं था। ये अंदर से था कि मुझे फाइनल ईयर के बाद तो मधुबन जाना है, मधुबन से दादी जहाँ भी भेजे सेंटर पे, वह मैं जाऊँगी। तो ये मेरे मन में क्लियर था मेरा प्लान क्या है। तो इसीलिए कोई भी मैं जॉब के लिए अप्लाई नहीं किया, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई नहीं किया। तो चुपचाप मैं फाइनल ईयर एग्ज़ाम के बाद मधुबन चली आई। और फिर रिज़ल्ट्स भी मुझे मधुबन में ही मिला 2 मास के बाद। तो जब मैं यहाँ आई, फिर मेरे फ्रेंड्स को बहुत आश्चर्य लगने लगा, ये तो सन्यासी हो गई, ये पता नहीं इतने इंजीनियर बनने के बाद भी पता नहीं कहाँ चली गई, ये हो गया करके। कि एक शॉक भी हो जाता है, शॉक भी लग गया उन लोगों को, ये क्या है? हम सभी इतने अच्छे-अच्छे जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हायर स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ चली गई। तो शॉक लगा उन लोगों को। लेकिन ख़ैर बाद में कुछ साल के बाद, 10-15 साल के बाद उनको भी सारा ज्ञान मिला, ये सब कुछ वो भी अभी एप्रिशिएट करते हैं कि मेरी ज़िंदगी को देख कर के, ये त्याग तपस्या को देख कर के वो एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन उस समय तो शॉक लगा था। लेकिन जैसे ही मैं मधुबन आई एग्ज़ाम्स पूरा करके, टेलीफ़ोन एक्सचेंज उस टाइम पे खुला था, क्योंकि उन दिनों में क्या है, सभी एसटीडी कॉल किया करते थे। दादियाँ भी अगर लॉन्ग डिस्टेंस कॉल करना था, तो सुबह-सुबह उठ कर के एसटीडी लगाया करते थे। आजकल के ज़माने में जैसे मोबाइल, हर एक के हाथ में मोबाइल नहीं होता था उन दिनों में,
तो सुबह सुबह एसडी लगाते थे। और अगर कुछ ट्रंक कॉल्स बुक करते थे, एसडी भी नहीं था उस टाइम पे, अगर एसडी करना हो तो मार्केट में जाकर के वहां टेलीफोन से एक्सचेंज से या ऐसे करना होता था। तो इसीलिए 92 में एक टेलीफोन एक्सचेंज इन जैसे अभी देखते हैं कि वहां जो आंगन में जैसे डाइनिंग हॉल में जाते तो राइट साइड टेलीफोन एक्सचेंज इंस्टॉल किया हुआ है। तो वो जो हॉल है वो पहले डाइनिंग हॉल था, तो वहां टेलीफोन एक्सचेंज इंस्टॉल किया था। तो वहां कोई बहनों की जरूरत है, भाई तो थे ही, सारा टेक्निकल साइड देखने के लिए भाई तो थे ही, लेकिन बहनों की भी जरूरत थी, क्योंकि नए नए कम्युनिकेशन सिस्टम्स का रिसर्च कर रहे थे हम लोग मधुबन में, क्योंकि नया कैसे इम्प्रूवमेंट करे कम्युनिकेशन सिस्टम को, या मुरलियों के लिए बहुत मुश्किल होता था विश्व भर में मुरलियां कैसे पहुंचाए, क्योंकि उन दिनों में जब अव्यक्त बाप दादा मुरली सुनाते थे ओम शांति भवन में, तो वो लिखते थे, और लिखने के बाद फिर पंकजा बहन रातों रात जैसे ही मुरली पूरी हुई, पंकजा बहन टेलीफोन एक्सचेंज में जाते थे माउंट आबू में, वहां टेलीप्रिंटर में बैठ करके हर चीज टाइप करते थे, हर शब्द टाइप करके फिर हर देश में हर सेंटर पे वो जाता था। तो बहुत मेहनत हुआ करता था। जैसे मुरलीपुरी तो रातों रात पूरी रात जाग करके वो सारा काम करना पड़ता था, बहुत मेहनत वाला काम था। तो लेकिन फिर टेलीफोन एक्सचेंज के साथ साथ फिर फैक्स सिस्टम इंस्टॉल किया, तो फिर हम लोग फैक्स सिस्टम जब शुरू हुआ तो रातों रात फिर बैठ करके एक एक सेंटर को हम फैक्स बेचते, फैक्स के द्वारा मुरलिया बेचते थे। तो वो ये जो कॉन्फिडेंशियल काम होता था, कई बार सेंटर से फैक्स आते थे दादियों के लिए, कॉन्फिडेंशियल कुछ ऐसे बातें होती थी, क्योंकि उन दिनों में ईमेल्स नहीं था। तो इसके कारण से कोई ऐसे बहन की जरूरत थी, तो जो टेक्निकल साइड भी जाने लेकिन थोड़ा कॉन्फिडेंशियल भी ये सारा देखे। तो बहनों, तो उस समय मुझे जैसे राइट टाइम, जैसे मैं डिग्री पूरा करके आई थी, और तो ये जैसे ड्रामा में राइट टाइम पे वहां पहुंची मैं, और दादी करुणा भाई का भी ये नजर था कि ये टेक्निकल हैंड है और नौकरी नहीं करना चाहती है, समर्पित होना चाहती है, तो बाबा की सेवा में उसको क्यों ना यूज करे। तो मेरे मन में था कि मैं आऊं, ये नहीं था कि मधुबन में रहना है, दादी जी जहां भी भेजे सेंटर में भी जाने के लिए मैं तैयार हूँ, ये सोच करके मैं आई थी। लेकिन फिर जैसे सिचुएशन ही अलग था मधुबन में, लेकिन तब तक तो बहनों के लिए मधुबन में रहना, मधुबन में अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत एक मना ज्यादा नहीं था। उन दिनों में केवल शीलू बहन थे, शशि बहन थे जो एक्टिव यंगस्टर्स थे, बाकी सब तो दादियां और पुरानी बहनें थी, और भाई तो बहुत सारे थे, लेकिन यंग बहनें मधुबन में रहे तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं था। तो लेकिन जैसे ही ये सारा टेक्निकल चीजें वहां इंस्टॉल हुई और सारा ये हुआ, तो फिर दादियों का कहना था कि नहीं, बहनों को अभी बहनों की जरूरत है, तो वो फिर मुझे अपॉर्चुनिटी मिला मधुबन में रहने के लिए। और जैसे बड़ी लॉटरी, मधुबन में जब अपॉर्चुनिटी मिलता है रहने के लिए, कौन मना करे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जैसे कि बचपन से मधुबन के प्रति जो खींच हुआ करता था, मधुबन धरणी के प्रति में इतनी भावना थी, और बचपन से था कि मधुबन निवासियों जैसा बनना है, तो जैसे वो साकार होता हुआ नजर आने लगा। फिर जैसे जैसे रहे, और इस आत्मा का इतना भाग्य रहा, दादियों के बहुत नजदीक रहने का मौका मिला। बैंगलोर में भी, बैंगलोर में हमारे टिक्कन दादी थे, हृदय पुष्प दादी, उनके भी सानिध्य में बहुत कुछ सीखने को मिला था बैंगलोर में। आप सभी को पता है होगा, हृदय पुष्प दादी, टिक्कन, जिनको टिक्कन दादी भी कहते हैं, हृदय पुष्प दादी चंद्रमणि दादी के बड़ी बहन थे। तो वो उनकी भी बहुत बड़ी विशेषता है, त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति रहे हैं। सभी दादियां तो त्याग तपस्या की प्रतिमूर्ति रहे ही है, लेकिन हृदय पुष्प दादी की बात बिल्कुल अलग है, क्योंकि वो जैसे योग में अगर बैठ जाते थे, एकदम मग्न, एकदम मस्त, एकदम लाल लाल चेहरा हो जाता था, जैसे
उनको समय का ही पता नहीं चलता था कि ये मतलब इतना समय हो गया। हम इसीलिए, और जब मैं पढ़ाई कर रही थी तो यूनिवर्सिटी बैंगलोर में मैं पढ़ाई कर रही थी इंजीनियरिंग। तो मैं कॉलेज जाते समय सेंटर पढ़ता था, रुद्र पुष्प दादी जहाँ रहते थे वीवीपुरम, तो वहाँ रास्ते में पढ़ता था। तो हर रोज पहुंचना मुश्किल होता था क्योंकि सवेरे सवेरे 7:30 को हमारे कॉलेज होती थी। तो सवेरे सवेरे मुरली क्लास में नहीं पहुंचना होता था, लेकिन कोशिश करके गुरुवार नहीं मिस करती थी क्योंकि स्पेशल था। दादी जब हृदय पुष्प दादी जब अमृत पिलाते थे तो ऐसा लगता था कि बाप दादा वहां साक्षात वहां मौजूद है और बाप दादा हमें अमृत पिला रहे हैं। वो इतना गहरा अनुभव होता था दादी जी से जब हम अमृत पीते थे। और राखी के समय तो बिल्कुल बहुत ही ज्यादा अनुभव होता था कि बाबा की उपस्थिति के अनुभव होता था कि एक एक आत्मा को, जैसे बाबा के कमरे में नीचे गदेला डाल करके बैठ जाते थे हृदय पुष्प दादी, और फिर एक एक आत्मा को सब कुछ वही देते थे। तिलक भी वही दे, ये रक्षाबंधन भी वही बांधे, टोली ब्लेसिंग सब कुछ वही दे। एक सॉन्ग 3 मिनट का, एक सॉन्ग एक आत्मा के लिए पूरा 3 मिनट तक दृष्टि दे, सब कुछ, तिलक, ये राखी बांधे। तो सुबह 5 बजे से शुरू करते थे दोपहर तक, मतलब हर रोज होता, कुछ दिनों तक होता क्योंकि इतने सारे भाई बहन होते थे। तो एक दिन कुमार, एक दिन कुमारिया, एक दिन ऐसे करके इतने घंटों घंटों दादी वहां बैठ करके इतनी पालना देते थे, इतना प्यार और शक्ति भरते थे हमारे। तो वो जो दिन है कभी भूल नहीं सकते हैं, उन दिनों का जो फाउंडेशन हम सभी को हुआ है। फिर शायद वही फाउंडेशन यहाँ मधुबन में भी मुझे बहुत काम आया। हृदय पुष्प दादी वहां होने के कारण से चंद्रमणि दादी फिर बार बार बैंगलोर आते थे क्योंकि कुछ दिनों के बाद जब हृदय पुष्प दादी की तबीयत इतना ज्यादा ठीक नहीं रहा तो चंद्रमणि दादी को निमित्त बनाया गया था बैंगलोर जोन की इंचार्ज के रूप में। तो चंद्रमणि दादी फ्रीक्वेंट विजिट करते थे बैंगलोर, तो मिलना होता था बहुत सारे समय। दादियां, हम चंद्रमणि दादी हमारे घर भी आए हैं और मतलब नजदीक का रिश्ता रहा। फिर जब मैं मधुबन आई, मधुबन आकर के जब ये डिसाइड होने लगा था कि मुझे मधुबन रहना है, तो चंद्रमणि दादी के पास जाकर के सारा समाचार सुनाया। दादी, बड़ी दादी ऐसे कह रहे हैं, ये हुआ वो हुआ, सारा समाचार मैंने जब चंद्रमणि दादी को सुनाया। वो दिन याद है जो इंद्रप्रस्थ, जो टावर ऑफ पीस, शांति स्तंभ के सामने जो इंद्रप्रस्थ भवन है, तो चंद्रमणि दादी का कमरा वहीं है नीचे ग्राउंड फ्लोर पे। तो वहां आंगन में बैठते थे, वहां बाहर। तो वहां बैठ करके दादी को सारा समाचार सुनाया। समाचार सुना करके ये बताया कि दादी शायद मेरे को, बड़ी दादी कह रहे हैं कि यहाँ रहना है। तो बहुत लंबी दृष्टि दी, बहुत प्यार भरे शक्ति भरा दृष्टि दी चंद्रमणि दादी ने, और कहा कि मुझे ना तुम्हारे ऊपर नजर था, तभी तो पता था मुझे तुम विशेष आत्मा हो, तो वो मुझे पता था तुम्हारे स्थान यहाँ है। तो जैसे दादियों के नजर में एक परख जो होती है आत्माओं को देख करके, हमें पता नहीं होता है कि हमारा भविष्य क्या है, लेकिन दादियों को पता होता है हमारे भविष्य क्या है। तो दादी ने कहा कि ठीक है बड़ी दादी, जैसे कहे वैसे करना कि तुम्हारा स्थान ये है। तो एक जैसे टप्पा, बड़ी दादी का तो टप्पा लगा ही था, लेकिन चंद्रमणि दादी का भी जैसे ये लगा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर तब से लेकर के मधुबन में पांडव भवन में रहने का बहुत सुंदर मौका मिला, और सेवा भी ऐसा रहा कि बड़ों के साथ ज्यादा कनेक्शन रहा, क्योंकि टेलीफोन के कारण से या फिर फैक्स का तो लेन देन करना होता था। तो ये सारी बातों के लिए बड़ों का के साथ सेवा करने का बहुत अच्छा मौका मिला। और कैसे बड़े आकर के मतलब छोटी छोटी बातें वो जो करते थे, क्योंकि देखते थे कि
जगदीश भाई जी भी टेलीफोन एक्सचेंज आते थे टेलीफोन करने के लिए, वहां सुबह सुबह आते थे, दिल्ली फोन करना या विदेश फोन करने के लिए आते थे, और तो कुछ ना कुछ बातें सुना करके जाते थे। और जो भी बड़ी बहनें जो विदेश की बहन है तो लिखते थे, लेकिन कैसे इकोनॉमी करते थे, भले आधा पेपर फ्री है तो फिर वो काट करके उसको वेस्ट नहीं करना। मतलब छोटी छोटी बातें, इतने बड़े लोग हैं लेकिन इकोनॉमी का पार्ट जो छोटी छोटी बातों को देख करके हमें पक्का हुआ, तो वो जैसे बहुत ही सीखने को मिला। क्योंकि मेरी जिंदगी ऐसा रहा कि डायरेक्ट कॉलेज से मैं मधुबन पहुंची, तो मैं कहीं भी सेंटर पे रह करके सेवा करने का मौका नहीं मिला था। कि भले जाते थे सेंटर पे, वीकेंड्स में रहते थे या भट्टियों में 3-4 दिन रहते थे, सेवा के लिए जाते थे, तो ऐसा होता था। लेकिन फिर वहां सेंटर पे रह करके लंबे काल तक सेवा करने का नहीं ऐसा अनुभव हुआ था। लेकिन सीधा कॉलेज से मधुबन आने का मेरा ऐसा रोल था। तो वो जैसे एक प्रकार से घबराहट भी होती थी, बहुत डर भी लगता था, क्योंकि ऐसा महसूस होता था कि एकदम जैसे छोटे से पॉन्ड से तो थोड़े से एक कुएं से लेकर के एकदम सागर में किसी को अगर डाल देते हैं तो कैसा महसूस होता है। तो मैंने ब्रह्म कुमारी इसके ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम के बारे में पता नहीं है, सेंटर कैसा चलता है उसका सिस्टम के बारे में पता नहीं है, एकदम हेडक्वार्टर्स में ला करके छोड़ दिया मेरे को। तो फिर हर एक सिस्टम को समझना, बाबा के हर चीज को समझना काफी समय लगा मुझे। मतलब सभी बहुत प्यार से सिखाते थे हर चीज, चाहे वो शीलू बहन है, शीलू बहन के ऑफिस में भी थोड़ा पार्ट टाइम, थोड़ा सुबह एक्सचेंज में सेवा करना होता था, थोड़ा टाइम शीलू बहन के साथ भी सेवा करते थे। तो शीलू बहन भी बहुत प्यार से हर चीज मुझे सिखाते, क्योंकि रॉ थे ना हम लोग, तो सीधा कॉलेज से यहाँ आए थे, घर से लौके घर से यहाँ आए थे, कुछ भी पता नहीं है। तो देख देख करके समझ करके ये सारा सीखा, और बहुत ही मतलब एक प्रकार से अच्छा भी लग रहा था। फिर 4 साल मुझे पांडव भवन में रहने का मौका मिला। फिर जब ज्ञान सरोवर की स्थापना हुई, ज्ञान सरोवर जब इनॉग्रेट हुआ, तब आर्ट गैलरी बना, बहुत सुंदर आर्ट गैलरी बना, यहाँ बहनों की जरूरत थी। और फिर वहां पांडव भवन में कम्युनिकेशन सिस्टम सारा सेट हो गया था, और यहाँ ज्ञान सरोवर में टेक्निकल साइड का सारा सिस्टम सेट कर रहे थे। और यहाँ आर्ट गैलरी में भी बहुत जरूरत थी, इंग्लिश हैंड्स की जरूरत थी, तो बहनों की जरूरत थी। तो फिर बड़ी दादी ने कहा कि ज्ञान सरोवर जाओगे, तो फिर तब से लेकर के 95 से यहाँ ज्ञान सरोवर में सेवारत है। पहले आर्ट गैलरी में सेवा करते थे, फिर बाद में अभी कॉन्फ्रेंस ऑफिस में जो भी प्रोग्राम्स होता है, यहाँ ज्ञान सरोवर में प्रोग्राम्स होते हैं या फिर जो भी कॉन्फ्रेंसेस होते हैं, तो उसमें सहयोग हम लोग थोड़ा बहुत कर लेते हैं। ऐसे सेवाएं हम यहाँ कर रहे हैं। लेकिन जो दादियों के साथ रहने का जो मौका मिला, बहुत सुंदर, एक एक दादियों की विशेषता कहे तो बहुत सुंदर अनुभव रहा है। बड़ी दादी का अगर हम देखते हैं, प्रकाशमणि दादी जो लव और लॉ का एक कंप्लीट बैलेंस की प्रतिमूर्ति हम देखते हैं। भले कितने भी चीफ थे, इतने बड़े संस्था के, लेकिन जब हमसे मिलते थे बहुत प्यार से मिलते थे, जैसे हम जीन्स होते थे ऐसा। और उन 4 दिनों में 4 सालों में जो मधुबन में पांडव भवन में रहने का मौका था, कि एकदम गुलजार, बड़ी दादी का कमरा आप सभी जानते होंगे, हिस्ट्री हॉल के पीछे बड़ी दादी का कमरा है। बड़ी दादी प्रकाशमणि दादी को हम कहते हैं ना, बड़ी दादी का कमरा है, वहां मोहिनी बहन और बड़ी दादी दोनों रहते थे, और उनके सामने का कमरा गुलजार दादी का कमरा था।
गुलजार दादी के कमरे के ऊपर हमारा कमरा था। तो फिर आते जाते तो फिर दादियों का मिलना हो ही जाता था। और खास हम नाइट गीता पाठशाला चलता था हमारा, मतलब सभी बहनों को जो कुमारियां है मधुबन में ये नियम था कि बड़ी दादी को गुड नाइट किए बिना हम नहीं जा सकते थे। तो इसलिए गुड नाइट करने के लिए हम बड़ी दादी के कमरे में जाते थे 9:30 के बाद। 9:30 का गीत बजता था, फिर उसके बाद हम सभी उस टाइम पे करीब 8-10 कुमारियां बहनें थी पांडव भवन में, जो हमारे एज के, हमारे ऊपर नीचे थोड़ा बहुत ऐसे एज वाले थे। तो वो सभी बहनें बड़ी दादी के कमरे में जाते थे और वहां दादी मैंने सारे दिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें सुनाते थे और थोड़ा लाइट एटमॉस्फेयर होता था और कुछ ऐसे हंसी वाली बातें सुनाते थे। फिर अगले दिन की मुरली, जो अगले दिन सुबह जो मुरली पढ़ना होता था, तो दादी वो सार स्टार्टिंग और थोड़ा सा एंडिंग पढ़ करके सोते थे। तो इसलिए हमारे सामने वो पढ़ते थे, बाबा कल क्या बोलने वाले हैं। तो वो सारा सार सुना करके फिर गुड नाइट करके फिर हम लोग आते थे। तो वो जैसे एक ऑफिशियल रिलेशनशिप दादियों के साथ नहीं रहा, एक बड़ी माँ के रूप में कहे, एक शिक्षक के रूप में कहे, ऐसा संबंध दादियों के साथ रहा। लेकिन दादियां इतने पहचानते भी थे आत्माओं को, परख इतना अच्छा था, आत्माओं की क्वालिटी के बारे में इतना अच्छी तरह जानते थे। तो दादियां जो भी वरदान देते थे, जैसे मैं बर्थडे के दिन खास स्पेशल होता है तो दादियों के पास जाते, क्योंकि छोटे थे ना हम लोग, इतने उमंग उत्साह के साथ जाकर के बोलते दादी मेरा बर्थडे है आज, तो स्पेशल वरदान देते थे दादियां। स्पेशली प्रकाशमणि दादी वरदान देते थे, वो एक्यूरेट होता था आत्मा के लिए, जो उस टाइम के लिए जो जरूरत होती है। तो वो ऐसे वरदान दादियां देते थे। और क्या कहे, बहुत स्वीट मेमोरीज है पांडव भवन के, स्पेशली कि भले ये चंद्रमणि दादी के साथ कहे या शांतमणि दादी के साथ कहे, जानकी दादी के साथ कहे, तो बहुत सुंदर स्वीट मेमोरीज रहा है। स्पेशली गुलजार दादी जी के साथ भी बहुत स्वीट मेमोरीज रहा। और गुलजार दादी के साथ का तो वो कमाली है। जैसे कि मुझे बीच में थोड़ा सा ऐसा संकल्प आता था कि मुझे शायद सेंटर पे जाना चाहिए। ये मधुबन तो बहुत अच्छा था, लेकिन ये था कि एक ही डिपार्टमेंट में सेवा करना है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि सेंटर पे जाएंगे तो ऑलराउंड सेवा कर सकते हैं। तो एक थोड़ा सा ये था कि मैं फिर किसको बोलूं, क्या करूं, किसको पूछूं, क्या गाइडेंस लूं, कहाँ से। तो मैं एक दिन गुलजार दादी के पास पहुंची, तो गुलजार दादी के जाकर के कहा कि दादी मुझे ये संकल्प आ रहा है कि क्या करो, बाबा को पूछ सकते हैं आप। मैं इतनी छोटी, बहुत ही इनोसेंट जाकर के दादी को पूछा कि दादी आप बाबा को पूछ सकते हैं क्या, या फिर आप बताइए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बार बार ये संकल्प आ रहा है कि मुझे सेंटर पे जाना चाहिए। तो दादी ने कुछ नहीं बोला, ठीक है देखते हैं। तो अगले दिन बाबा के पास दादी गए। अमृत वेले के टाइम पे यूजुअली दादी जाते थे बाबा के पास। बाबा के पास जाते थे और बाबा को बोला होगा दादी ने, और बाबा ने कुछ मैसेज लाए। तो हर दिन जब गुरु से मिलना होता था, ये मुझे था कि दादी शायद बोले, मैंने बाबा से मैसेज नहीं लाए होंगे, मैं इतनी छोटी हूँ, मेरा मैसेज क्यों ले जाएंगे, इतना छोटा सा काम था। तो मैं ऐसे ही मिलने गई दादी से। दादी ने दृष्टि दी और बहुत प्यार से बोला कि बाबा ने आपके लिए मैसेज दिया है। तो मैं हैरान हो गई कि मेरा मैसेज, तो जैसे मना ये क्या है कि दादियों का ये नहीं होता था कि ये छोटी सी है, इसका क्या ले जाना है मैसेज, सिर्फ बड़ों का ले जाना, ये कुछ नहीं होता था। दादियों का दिल इतना साफ होता है कि ठीक है, बाबा को अगर किसी कुछ बोलना है तो बोले,
वो मतलब कोई अपना मनमत उनको उसमें अटैच नहीं करते थे, बीच में नहीं लाते थे। और आत्मा और परमात्मा के बीच, बाबा और मेरे बीच में वो तीसरा व्यक्ति वो आते नहीं थे। तो शायद गुलजार दादी इसीलिए गुलजार दादी है, अपना कोई भी संकल्प है वो बीच में नहीं लाते थे। तो फिर बाबा ने बहुत सुंदर मैसेज दिया कि बाबा ने बोला कि दादी, बड़ी दादी जैसे कहे वैसे करना। तो इस एक मैसेज से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला कि मुझे उस समय समझ में आया कि बाबा जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिसीजंस है उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं, क्योंकि जो बाबा ने सिस्टम बना के दिया है, बड़ी दादी को चीफ बना के दिया है, तो वो जो सिस्टम बना के दिया है उसके अनुसार जब ना उसका रेस्पेक्ट रखने का सिखाया मुझे उस दिन कि एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी डिसीजंस है हमें निमित्त के साथ मिलकर के वो उसके बारे में क्लैरिफाई करने की जरूरत है। लेकिन पर्सनल पुरुषार्थ को लेकर के अगर कोई भी बात है तो बाबा उसके लिए जरूर परमिशन मतलब डायरेक्शन देंगे। क्योंकि कुछ दिन पहले एक और कुछ एक साल के बाद या उसके पहले एक और घटना हुई थी मेरे साथ, बाबा यही मैसेज को लेकर के। 6 महीने पहले की बात है, वो जो घटना हुई उसके 6 महीने पहले एक बात हुई थी कि एक और बहन थी मेरे साथ, संगीता बहन। तो ऐसा चलते चलते हम लोग दोनों गुलजार दादी के कमरे में गए कि चलो गुलजार दादी को गुड नाइट करते हैं करके। दादी को सिर्फ गुड नाइट किया और फिर बाबा को ऐसे संगीता बहन ने बोला कि दादी हम दोनों का ओम शांति करिए, बाबा को याद प्यार दीजिए हम दोनों का। तो वो बोल करके आ गए हम लोग। तो आ गए और कुछ मैसेज है तो बता दीजिए बाबा को, अगर हमारे पुरुषार्थ के लिए कुछ बताना है तो बताए करके। फिर वो, मैं तो चुप थी, मैं छोटी थी तो क्योंकि कुछ ही दिनों हुए थे मधुबन में रहते हुए, तो वो थोड़े से बड़े थे। तो वो उन्होंने बोला कि ऐसा मैसेज, तो ठीक है। अगले दिन फिर संगीता बहन ने कहा कि गुलजार दादी आपको बुला रहे हैं, बाबा ने कुछ मैसेज दिया है आपको। तो ठीक है, मैं तो हैरान हूँ कि बाबा ने क्या मैसेज दिया होगा मुझे। तो वो गई और बाबा ने बहुत सुंदर मैसेज दिया, पुरुषार्थ के लिए मैसेज दिया। उस टाइम के जो मेरा पुरुषार्थ चल रहा था कि बाबा ने कहा कि ये बच्ची को है ना परिवार के प्रति बेहद प्यार है, अति प्यार है। हाँ, बचपन से तो मधुबन के प्रति, मधुबन के परिवार के प्रति बहुत प्यार था। तो बाबा ने वही कहा कि परिवार के प्रति बच्ची को बहुत प्यार है, बेहद प्यार है, लेकिन अभी शिव शक्ति बनना है उसको। वो अनुभव करे, वो प्रैक्टिस करे, शिव शक्ति बनना है। मतलब प्यार का जो पलड़ा है वो मेरा भारी था, जो शक्ति का जो पलटा है वो सारा इतना भारी नहीं था। तो मतलब वो इशारा था बाबा का कि शक्ति स्वरूप बनना है। तो बाबा ने उसका तो मैं जवाब दिया था, लेकिन जब बाद में 6 महीने के बाद जब बाबा को ये पूछा गया कि बाबा मुझे यहाँ नहीं रहना है, क्या करूं, तो बाबा ने जवाब ही नहीं दिया। बाबा ने कहा है कि बड़ी दादी को पूछो क्या करना है। तो उस समय मुझे क्लैरिटी मिली कि जो मेरे पुरुषार्थ के लिए जो भी बात है तो मुझे बाबा से पूछना है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी बातें हैं, क्वेश्चंस है, मुझे निमित्त को पूछना है। तो बाबा इस रीति से सिखाते थे, है ना, क्योंकि उनका भी रेस्पेक्ट रखते थे ना बाबा, कि जो निमित्त है, दादियां हैं, उनकी भी रेस्पेक्ट रखते थे। नहीं कि ठीक है मैं तो भगवान हूं, मैं सब कुछ वो बता दूं या फिर कुछ जवाब दे दूं, ऐसी बात नहीं होती थी। तो कई बार जब ओम शांति भवन में बाबा आते थे तो उस टाइम पे भी बाबा को कई बार जब मुरली के बाद कोई बहनें या भाई आकर के पूछते थे कि बाबा ये प्रॉब्लम है या ये सिचुएशन है, इसमें हमें क्या करना है। तो कई बार मैं बाबा को बोलते हुए सुना है कि बड़ी दादी से बात करो इसके बारे में, क्योंकि बड़ी दादी का जो की बुद्धि था तो इतना क्लियर, उनकी डिसीजन पावर इतना एक्यूरेट होता था, क्योंकि उनकी बुद्धि एकदम बेहद बाबा के साथ जुड़ी हो, कोई भी किसी भी प्रकार का जैसे कलमश नहीं है बुद्धि के अंदर, कोई भी ये नेगेटिव या वेस्ट बात नहीं है। बाबा जो चाहते हैं वो जैसे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट होकर के
वही काम वही सेवा करते थे बड़ी दादी, उसके कारण से बड़ी दादी के जो डिसीजंस है वो बहुत एक्यूरेट होता था। तो वो बात बहुत लगता है कि हमारे अंदर कब आएगा वो बात, है ना, हमारे डिसीजंस हर बार एक्यूरेट हो, बाबा के साथ जुड़ा रहे हमारी बुद्धि हमेशा। तो छोटी मोटी डिसीजंस भी हो लेकिन एक्यूरेट होनी चाहिए। तो ये बात बड़ी दादी से हमेशा हमें प्रेरणा मिलती थी। और उसके साथ साथ ये भी प्रेरणा है कि बड़ी दादी को लोगों के जैसे दिल कैसे जीतना है वो पता था। कि छोटी सी बात, भले वो 20 मिनट के लिए आते थे वीआईपी से मिलने के लिए, या फिर कॉन्फ्रेंसेस के टाइम पे वीआईपी को सौगात देने से पहले 20 मिनट दादी क्लास कराते थे, बस 1 घंटा क्लास नहीं कराते थे, 20 मिनट क्लास में ऐसे लोगों को बांध लेते थे, ऐसे प्यार में बांध लेते थे कि हर एक आत्मा ये कहे कि दादी मेरी है। ये मेरापन का जो अनुभव हर एक को बड़ी दादी से होता था वो कमाल की थी। तो क्योंकि दादी को भी वो भावना होती थी ये सभी हमारे हैं, हमारे भाई बहने हैं, वो बात होती थी। तो इसके कारण से सभी को वो भावना बड़ी दादी को देख करके लगता था। और क्या कहे, और भी कुछ अगर क्वेश्चंस पूछना है तो पूछ लीजिए, नहीं तो फिर 10 मिनट्स अभी हमारे पास है शायद। जी बिल्कुल है। आपने बीच में शांतामणि दादी का भी जिक्र किया तो कुछ उनका भी आप करें। शांतामणि दादी के शांतामणि दादी बहुत स्पेशल आत्मा, शांतामणि दादी तो बहुत स्पेशल आत्मा थी। हम देखते थे कि दादी जी, शांतामणि दादी जी की तबीयत इतना ठीक नहीं होता था, लेकिन एक्यूरेट जब पांडव भवन में रहते तो सेवाधारी के निमित्त थे, सेवाधारियों का देखभाल उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी शांतामणि दादी की। तो शांतामणि दादी एक्यूरेट वो 6:30 बजे आंगन में आते थे, पांडव भवन में आते थे, तो उनको देख करके पता चलता था ये 6:30 बजे होगा। एक्यूरेट 6:30 बजे आएंगे आंगन में, कार आती थी 6:30 बजे, कार से फिर वो ओम शांति भवन जाकर के नोटबुक और पेन लेकर के वो सबसे पहले ओम शांति भवन पहुंचते थे। तो वो एक्यूरेट स्टडीज में इतना एक्यूरेट होते थे, तो उनको देख करके बहुत प्रेरणा लेने की बात है। मतलब अंतिम समय तक भी पढ़ाई के तरफ, पढ़ाई के प्रति इतनी रुचि रखना, भले उनको क्लासेस नहीं कराने को मिलता था, लेकिन फिर वो नोट डाउन करना, बाबा क्या कह रहे हैं, हर चीज नोट डाउन करना और मनन चिंतन करना, वो बहुत बड़ी विशेषता शांतामणि दादी की रही है। और बहुत दिल को छू लेने वाली जो एक अनुभव शांतामणि दादी के साथ हुआ था, वो जैसे शांतिवन बनना शुरू हो गया था, तो शांतामणि दादी शांतिवन में रहने लगे थे। तो उनकी बीमारी के कारण से शरीर की कंडीशन, ट्रैवलिंग इतना ज्यादा नहीं होता था दादी से, तो इसलिए ज्यादा कहीं नहीं जाते थे, चाहे इंडिया में भी चाहे विदेश, कहीं भी नहीं जाते थे, क्योंकि तबीयत इतना नहीं अलाउ करता था दादी को जाने के लिए। तो लेकिन उनको अंदर से मतलब फीलिंग में नहीं होता था कि देखो ये सभी जाते हैं, इतने सेवा करते हैं, आते हैं, लेकिन मुझे भी जाना है। कभी शायद वो दादी को संकल्प नहीं आया होगा, क्यों नहीं, पता नहीं क्यों नहीं आया होगा, लेकिन उसकी जो महसूस था मुझे तब हुई जब मैं 2001 में मुझे पहली बार विदेश जाने का मौका मिला था। लंदन जा रही थी, जून मास था, तो वो मुझे लंदन जाने का मौका मिला था। तो जाते जाते जब नीचे उतरी, शांतिवन में उतरी, तो शांतिवन में था कि नहीं, शांतामणि दादी से छुट्टी लेकर के मुझे जाना है करके फिर शांतामणि दादी के पास गई, तो बहुत प्यार से मिली और दादी को बोला, दादी मैं पहली बार विदेश जा रही हूँ, लंदन जा रही हूँ, ये सेवा है, ये सब बोला कि फिर दादी के चेहरे में इतनी खुशी, इतना स्माइल कि बहुत आशीर्वाद दिया, कि दुआएं दी कि बहुत अच्छी सेवा करके आना, मतलब बहुत अच्छा
अच्छे आशीर्वाद दिया बाबा शांतमणि दादी ने। फिर मुझे लगा कि देखो दादियां दादियां क्यों हैं, क्योंकि दूसरों की अपॉर्चुनिटी को देख करके, दूसरों की तरक्की को देख करके उनको अंदर से ये नहीं आता, देखो मैं इतनी बड़ी हूँ, मुझे ना मौका मिला नहीं मिला है, मैं एक बार भी लंदन नहीं गई हूँ, एक कल की आई हुई लड़की इसको मिल रहा है लंदन जाने का। तो एक रिंचित मात्र भी एक संकल्प भी नहीं है दादी के मन में, लेकिन और ही दिल से दुआएं दे रहे हैं और भी आशीर्वाद दे रहे हैं कि अच्छी सेवा करके आना। उनके चेहरे से दिखाई दे रहा था खुशी। तो फिर लगा कि ये तो एक और ही बात है कि हमें भी ऐसा रहना है कि भले हमारे बाद जो भी आते हैं उनको कितना भी मौका मिले, दूसरों की तरक्की को देख करके हमें कभी भी, चलो जलसी तो है ही नहीं, लेकिन रंचित मात्र संकल्प भी नहीं आना चाहिए, चेहरे में वो दिखाई भी नहीं देना चाहिए कि हमें अंदर से खुशी होनी चाहिए, दिल से दुआएं देनी है हर एक को। तो ये बात मेरे दिल में इतना पक्का हो गया। फिर मैं मेहनत किया उसके ऊपर। मुझे ना हर एक की तरक्की को देख करके मुझे खुशी होनी है और हर एक के लिए दुआ देनी है। चाहे कुछ भले मुझे मौका मिले ना मिले, तो फिर भी मुझे अंदर मन में कुछ भी नहीं लाना है। तो ये बहुत बड़ी सीख शांतमणि दादी से मिली। तो इसीलिए दादियां दादियां है ना, तो वो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। जी देखो, ये कितनी अच्छी बात है कि दादियों के साथ का तो सौभाग्य रहा, लेकिन वो सीख भी आपने पकड़ ली कि किसी की भी उन्नति में मुझे खुश होना है और उसके प्रति शुभ भावना रखनी है। हाँ, जितनी सीख आपने अच्छी ली है, ये हम सबके प्रति शुभ संदेश आपका रहेगा। तो मैं समझता हूँ क्योंकि इतने साल करीब 95 से आपका ज्ञान सरोवर में निवास है, तो आप कुछ मनोहर दादी के साथ की भी बात है, क्योंकि मनोहर दादी माना मीठी मीठी बातें सुनाने वाली, और आपका कई कारोबार के हिसाब से बहुत लेन देन रहा, तो आप दादी के साथ की माना मनोहर दादी के साथ की कुछ बातें शेयर करें। आपको मनोहर दादी की कौन सी हाँ, मनोहर दादी के साथ का तो बहुत सुंदर अनुभव रहा है। मनोहर दादी को कहते थे ना मनोहर, क्यों दादी बाबा ने मनोहर रखा, बाबा ने उनको क्योंकि उनकी कहानियां जो बाबा की जो जीवन कहानी जो दादी बताते थे, उनके जैसे कोई बताने वाला नहीं होता था। कि दादी के मुख से जिस रीति से जैसे वो बोलते थे कि जैसे लगता था कि ये जो फिल्म देख रहे हैं, ऐसी कहानी कोई बता ही नहीं सकता है कि, और हर बार अलग अलग कहानी बताते थे मनोहर दादी। तो इसीलिए दादी, क्योंकि उनके रग रग में जो ज्ञान समाया हुआ था, रग रग में बाबा की जो कहानियां समाई हुई थी, तो वो जब बताते थे जैसे फिल्म देख रहे हैं, ऐसा लगता था। एक और सुंदर मैं घटना या फिर किस्सा हृदय पुष्प दादी के बारे में बताना चाहती हूँ। हृदय पुष्प दादी जो बैंगलोर के दादी थे, तो वो जो अनुभव सुनाते थे उसमें से उन्होंने बताई थी। बाबा का समय था, जब वो नए नए ज्ञान में आए थे और फिर बेगरी पाठ जब यहाँ माउंट आबू में आए, और माउंट आबू में फिर बेगरी पाठ शुरू हुआ था। फिर उन दिनों में क्या होता था कि सभी दादियों को सेवा दिया जाता था कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन एक ऐसा भी समय था कि पुरुषार्थ के लिए भी प्रोग्राम्स देते थे बाबा कि आज क्या करना है। एक दिन बाबा ने सभी के लिए प्रोग्राम दिया कि आज सभी एक एक करके मम्मा के कमरे में जाएंगे और मम्मा उनको बताएंगे कि उनकी कमियां क्या है, विशेषता क्या है तो सभी तो बताते ही है, लेकिन आपकी कमी क्या है, किसमें पुरुषार्थ करना है, वो बताएंगे। तो फिर एक एक दादी मम्मा के कमरे में जाते थे, तो फिर मम्मा सब बताते थे कि इसमें पुरुषार्थ करना है। तो हृदय पुष्प दादी का भी ये टर्न आया, तो मम्मा के कमरे में गए। मम्मा और हृदय पुष्प दादी एक ही उम्र के थे, क्लासमेट्स थे स्कूल में, तो इसलिए बहुत इज्जत करते थे मम्मा
हृदय पुष्प दादी का। तो लेकिन वो बोलने लगे, मम्मा मम्मा ने दादी को बोला कि दादी आपके अंदर तो कोई कमियां नहीं, आप तो इतने ज्ञानी तो आत्मा है, योगी तो आत्मा है, आप बिल्कुल कितना समय व्यर्थ नहीं करते, जब भी देखे तो आप नोट करते रहते, ज्ञान योग में मस्त रहते हैं, आपके अंदर कोई कमी नहीं है। ऐसा बोलने लगे। लेकिन दादी ने बहुत फोर्स किया, नहीं मम्मा मेरे अंदर कुछ तो कमी होगी, बताइए प्लीज, मुझे आगे बढ़ना है। बहुत फोर्स करने के बाद मम्मा ने कहा कि आप ना ज्ञान योग में बहुत अच्छे हो, लेकिन कर्मणा सेवा में थोड़ा पीछे हो, तो कर्मणा सेवा किया करो थोड़ा सा। तो ठीक है, तो वो सुन करके वो बाहर आए, ठीक है मम्मा हम कर लेंगे करके फिर आए। जैसे ही बाहर आए तो सबको मैसेज मिल गया कि मम्मा ने इनको कर्मणा सेवा करने के लिए बोला हुआ है। तो सभी डिपार्टमेंट वाली दादियां बोलने लगी कि हमारे पास आओ, हमारे पास आओ, हमारे पास सेवा करो। तो फिर चार्टर बन गया कि सुबह 1 घंटा क्या करना है, मतलब पूरे दिन का जो टाइम टेबल है वो बन गया कि क्या क्या करना है। उसमें से एक टास्क था उनका दादी का कि एक कमरे का व्हाइट वॉश करना है। तो और दादियां, उनको पता ही नहीं है, इतने अच्छे घर से पले बड़े हैं और इतने अमीर घराने के थे, तो उनको मतलब खाना कैसे बनाना है वो भी नहीं पता होता था, तो वो व्हाइट वॉश कैसे करना है वो भी पता नहीं है। तो दादी ने क्या किया, वो चूना था, वो आजकल के डिस्टेम्पर नहीं होता था ना, चूना लगाते थे मधुबन में, तो वो चूना था। तो उनको दादी को लगा कि शायद हाथ से लगाते हैं, तो चूने के वो बाल्टी में हाथ लगा दी, हाथ डाल करके चूना सारा वो ऐसे हाथ से लेप लगाना शुरू किया। कोई दूसरी दादी कोई क्रॉस हो रही थी, तो उसने देखा ये टिकट दादी कर क्या रही है, ये तो हाथ से लगा रही है, तो ये तो वो इतना जल रहा है। छूने में हाथ डालेंगे तो आप महसूस कर सकते हो कि क्या हो सकता है हाथ, तो इतना जल रहा है, लेकिन बाबा की सेवा है, करना है करके, मतलब इतना जल रहा है, इतना ब्लिस्टर्स हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन फिर भी करे जा रहे। फिर दूसरे दादी वो देखा तो तुरंत उनको लेके आए, फिर उसको धुलाई किया सारा। फिर बाबा को मैसेज मिल गया कि देखो टिकन दादी कर क्या आ रही थी करके। बाबा को बहुत प्यार आया कि देखो इतने इनोसेंट लेकिन इतने लगन की बाबा ने बोला है ये सेवा करना है, तो मुझे जरूर सेवा करनी है। तो फिर अभी इतने ब्लिस्टर्स हो गए, इतना सारा कुछ जल गया, तो सारा बैंडेज लगाया, ऑइंटमेंट लगाया, सब कुछ हुआ। फिर जब तक वो हाथ ठीक हो तब तक बाबा ने दादी को गिट्टी खिलाई। तो इतना प्यार बाबा ने दादी को किया कि मना इतने इनोसेंट दादियां, लेकिन लगन कितनी बाबा के सेवा के प्रति, बाबा के यज्ञ के प्रति। तो वो प्यार देख करके बाबा ने फिर मतलब कुछ दिनों तक बाबा ने खुद अपने हाथों से दादी को भोजन तीनों टाइम खिलाया, है ना। तो ये जैसे आंखों से आंसू आने वाली जैसे बातें होती है कि दादियां मतलब कुछ भी नहीं जानती, लेकिन यज्ञ के प्रति कितना समर्पित भाव, कितना कमिटमेंट दादियों का रहा। उनके त्याग तपस्या के कारण से यज्ञ कितना बड़ा हो गया है अभी। तो लेकिन वो त्याग तपस्या कभी हम भूले नहीं, उनको जरूर फॉलो करें, क्योंकि दूसरा ही रूप ले लिया है अभी यज्ञ, लेकिन फाउंडेशन में हमेशा त्याग तपस्या रहा है। तो इसलिए हमारे जीवन का फाउंडेशन भी त्याग तपस्या रहनी चाहिए, है ना। जी जी, बिल्कुल सही बोला आपने। ये जो 1 घंटा आपने सुनाया ना, तो ये कहानी जैसे अनसुनी कहानियां आज आपने सुनाई यज्ञ की, क्योंकि वो तो कुछ बातें आपके साथ की, दादियों के साथ की, और कुछ अनसुनी कहानियां सबको सुनने को मिली। कितना नशा सबका बढ़ गया। और जब यज्ञ की सेवा की बात आती है तो डजंट मैटर किस तरह से दादियों ने किया है। और विशेष ये बात बड़ी दिलचस्प आपने सुनाई जो दादी शांतामणि की कही कि कोई पीछे भी अपना छोटा भी हो लेकिन वो आगे बढ़ता हो, तो विशालता जिसको कोई विशाल दिल बन करके उसको स्वीकार करना चाहिए और खुश होना चाहिए, दिल की दुआएं देनी चाहिए, बधाई देनी चाहिए। तो ये बहुत लाभकारी 1 घंटा हमारे लिए आज का रहा। तो आज आपने विशेष, क्योंकि आप भी बहुत ज्ञान सरोवर में बिजी रहती है हमें पता है, फिर भी जब हमने आपको बुलावा दिया तो तुरंत आपने हाँ स्वीकार कर लिया, और जो दिल खोल करके आपने बातें सुनाई 1 घंटे में,
इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। पूरा ये बड़ौदा परिवार नहीं कहूँगा, लेकिन ये विश्व परिवार ही कहूँगा, क्योंकि कोई अमेरिका से, तो कोई कनाडा से, तो कोई इटली से, और भारत के बहुत सारे स्थानों से, और यूट्यूब पे भी कई देश विदेश से आपको इस वक्त सुन रहे हैं। तो सारे ही ईश्वरीय परिवार की ओर से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। सुमन बहन, बहुत बहुत थैंक्स। और चलिए कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं और फिर पूरा करेंगे। तिलक राज भाई हमारे मुरादाबाद से कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बोले तिलक राज भाई। सुमन दीदी के अनुभव सुन के तो लगा जैसे हम मधुबन में दादियों के साथ ही पहुंच गए, और जो जो विशेषताएं सुनाई, ये भी इनकी विशेषता है कि इन्होंने अपने जीवन में धारण किया और हमें उनका अनुभव से लाभान्वित किया। ऐसी दीदी का तो सचमुच क्या कहूँ, बहुत अच्छा है। थैंक यू। ओके, थैंक यू। तो चलिए सुमन बहन, आप सबको दृष्टि दीजिए। कुछ पल के लिए हम बाबा की याद में बैठते हैं, फिर पूरा करेंगे। मधुबन की राहों में, बच्चों की निगाहों में, प्यार तेरा पाते, संसार तेरा पाते। मधुबन की राहों में, बच्चों की निगाहों में, प्यार तेरा पाते, संसार तेरा पाते हैं। प्राण प्यारे बाबा अव्यक्त फिर भी साकार आते नजर, साकार आते हैं। मधुबन की राहों में, बच्चों की निगाहों में, प्यार तेरा पाते, संसार तेरा पाते हैं। मधुबन की